कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं तनाव एवं संघर्ष का दौर। 1991 में सोवियत व्यवस्था के विघटन हो जाने के बाद स्वतंत्र हुए देशों को गृह युद्ध, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन, अलगाववाद जैसी समस्याओं से अब तक जूझना पड़ रहा था। इसके साथ ही विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप से इसका एकमात्र अपवाद पूर्व चेकोस्लोवाकिया को माना जा रहा था, जो शांतिपूर्वक दो देशों चेक तथा स्लोवाक में बट गया था। इसके कारण क्या थे, देखते हैं। चेचन्या और तजाकिस्तान में अलगाव। रूस के दो गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। इसके लिए चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए गए और जिस गैर जिम्मेदाराना तरीकों से सैन्य बमबारी की, उससे मानवाधिकार का बहुत अधिक उल्लंघन हुआ। दूसरा है तजाकिस्तान में गृह युद्ध। मध्य एशिया में स्थित तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक संघर्ष चलने लगा। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भी बहुत अधिक युद्ध चलाए गए और तरह तरह से गृह युद्ध भी लड़ते रहे। आगे है विदेशी शक्तियों की रुचि। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है तथा पश्चिमी एशिया के नज़दीक है। अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन देशों में अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। रूस इन राज्यों को अपना पड़ोसी तथा मित्र राष्ट्र मानता था और उसका कहना है कि राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। इसलिए इस हेतु खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के व्यापारिक हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। यूगोस्लावियाई क्षेत्र में अलगाववाद। साम्यवादी व्यवस्था के विघटन की सबसे अधिक मार पूर्व यूगोस्लाविया के देशों को झेलना पड़ा। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों ने सन 1991 में इस देश का विघटन कर दिया, जिसके कारण कई स्थान जैसे सर्बिया, बोस्निया आदि 2006 में बने। वे सभी देश किसी न किसी रूप में इस समय गृह युद्ध की पीड़ा झेल रहे थे। इनमें से सबसे अधिक विस्फोटक स्थिति सर्बिया के कोसोवो में है। अब है भारत और सोवियत संघ। तो शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ में बहुत अधिक अच्छे और गहरे मित्रतापूर्ण संबंध थे। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा बन गया है। इस दौरान भारत और सोवियत संघ में बहुत बहुआयामी अवसर मिले संबंध गहरे करने के लिए। किस किस क्षेत्र में इन्होंने अपने अवसरों को किया। पहला है आर्थिक स्थिति। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त में मदद की जब मदद कर पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी, तब सोवियत संघ ने रुपयों को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया।
तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया और भारत के संघर्ष के दिनों में, खासकर सन 1971 में पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ, तब भारत की मदद की। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। आगे है सैन्य अधिकार। तो भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य तकनीकी भारत को देने के लिए तैयार था। सोवियत संघ ने भारत के साथ ऐसे कई समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। आगे है संस्कृति। तो हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थी। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की। आगे है पूर्व साम्यवादी देश और भारत। तो भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरे हैं। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारत का रूस के साथ अच्छे और मधुर संबंध हैं। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षा से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर में जाने पहचाने जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का एक प्रमुख अंग है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियाँ मौजूद हों, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 में भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत को रूस के साथ साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाने जैसे मसलों में फायदे हुए हैं। रूस और भारत के संबंध में सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से ही प्राप्त होते हैं। चूँकि भारत तेल के आयात देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। भारत और रूस संबंध को संक्षेप में और हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देखते हैं कि दोनों देशों के संबंधों से भारत को और रूस को क्या लाभ हुआ है। देखते हैं भारत को लाभ। भारत व रूस के गहरे संबंधों से भारत को निम्नलिखित कुछ बहुत आवश्यक और लाभ हुए हैं। पहला,
रूस से भारत को ऊर्जा संसाधनों, ऊर्जा संयंत्र को तेल तथा जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है, जिससे भारत में अनेक परियोजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं। रूस ने कश्मीर विवाद पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के दृष्टिकोण को भरपूर समर्थन दिया था। रूस से भारत को समय समय पर प्रौद्योगिकी मदद तथा युद्ध में प्रयुक्त किए जाने वाले हथियारों की लगातार आपूर्ति मिलती रही, जिससे भारतीय सेनाएं नवीनतम तकनीकी एवं युद्ध सामग्री से परिपूर्ण और सुसज्जित हुई। भारत को समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की जानकारी कराने में रूस का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिससे भारत को आतंकवाद से निपटने में बहुत अधिक सहायता और मदद मिली। भारत को रूस में अपनी संस्कृति, भाषा, साहित्य तथा फिल्मों आदि का प्रचार, प्रसार और विस्तार करने का भरपूर सहयोग और लाभ मिलता रहा। भारतीय संस्कृति तथा साहित्य की रूस में सदैव अत्यधिक प्रतिष्ठापूर्ण स्थिति रही। भारतीय फिल्मों के नायक में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस के घर घर में जाने जाते हैं। हम वहाँ हिंदी फिल्मों के गीत व गज़लें सुन सकते हैं। समय समय पर बड़ी संख्या में भारतीय लेखकों और अभिनेताओं ने रूस की यात्रा भी की। रूस भारत के साथ चीन के शक्ति संतुलन को बनाए रखने और मध्य एशिया में भारत की पहुंच बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। रूस को भारत ने ऐसे समय में सैनिक साजो सामान उपलब्ध कराया जब यह संभव नहीं था। पूर्व सोवियत संघ ने भारत के साथ अनेक समझौते किए, जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण एवं हथियार तैयार करने में समर्थ हो सका। अब देखते हैं कि इससे रूस को क्या लाभ प्राप्त हुआ। पहला, भारत रूस के लिए युद्ध के हथियारों के मामले में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। हमारे देश भारत को सैन्य सामग्री और तेल का निर्यात करके रूस को पर्याप्त आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। क्रायोजेनिक रॉकेट जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान के उपयोगी साधनों का भारत को निर्यात करके रूस को फायदा पहुंचता है। इसी तरह दोनों देशों के वैज्ञानिक संयुक्त रूप से अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्य करके नवीन अनुसंधान करते रहते हैं, जिससे दोनों ही देशों को लाभ पहुंचता है। भारत ने रूस की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया है। बच्चों, इसमें है आपके कुछ गृह कार्य के प्रश्नोत्तर। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इनको अपनी कॉपियों में नोट करेंगे और उनको याद भी करेंगे।